So let's look into a new chapter, nuclear physics, continuing with our series on modern physics. उसका लेक्चर नंबर 1 देखते हैं आज अब. ठीक है. सो अभी तक इन द लास्ट लेक्चर वी वर लुकिंग इनटू द एटॉमिक फिजिक्स. ठीक है. एटॉमिक फिजिक्स में वी वर ट्रीटिंग द न्यूक्लियस ऑलरेडी डिटेक्ट हो गया था हमारा रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग वाले एक्सपेरिमेंट से, बट वी डिडंट लुक इनटू दिस. वी वर लुकिंग outside the nucleus. We were looking into the electronic configuration. We were looking how the electron has been moving, what is the energy transition, what is the light, what is the chemical related phenomena happening. So all this phenomena we were looking into the atomic physics. Okay? So there we were treating it as a light, a nucleus we were treating as a point like object which is having the charge Ze. ठीक है. सो एटॉमिक फिजिक्स में हम लोगों ने मेजरली डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन का. ठीक है. व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप एंड इट इज़ बिटवीन द डिस्क्रीट एनर्जी लेवल, एंड देन वी हैव गिवन द मैथमेटिकल रिलेशनशिप इनटू इट, एंड लाइट एमिशन विच इज़ बीन हैपनिंग इन द लाइमन एंड द बाल्मर सीरीज दैट वी हैव डिस्कस्ड, एक्स-रे emission, that all things we have discussed. And later on with the Bohr and the Schrodinger view, we have seen that wave nature of the electron that is keeping the our atom stable into the orbits. ठीक है. So this all we have discussed in our atomic physics. ठीक है. atomic physics की जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो इफ़ दिस इज़ अ मैटर, ठीक है, मैटर के अंदर इफ़ मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल एटम, और एटम के अंदर का हम लोग डिस्कस कर रहे थे आउटसाइड कॉन्फ़िगरेशन. ये अगर न्यूक्लियस है तो हम वी आर डिस्कसिंग दिस आउटसाइड कॉन्फ़िगरेशन विच इज़ रिलेटेड विद द इलेक्ट्रॉन. ठीक है. सो दिस ऑल वी हैव डिस्कस. नाउ वी आर गोइंग टू गो मोर डीप इनटू दिस न्यूक्लियस. ठीक है. वी आर गोइंग टू सी इट्स न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, किस किस कंस्टिट्यूएंट से बन के मिला हुआ है, एंड हाउ दोस कंस्टिट्यूएंट्स इज़ बीन फिट टुगेदर in that small space. What is there any other kind of a force, or if whatever the forces that we have studied, all those forces are able to keep them intact in the nucleus. ठीक है. So these all things we are going to study today in our nuclear structure. ठीक है. सो लेक्चर नंबर 1 जो देखेंगे हम लोग. ठीक है. तो लेक्चर नंबर 1 में हम लोग वी आर गोइंग टू स्टडी न्यूक्लियर स्ट्रक्चर. ठीक है. वी कम अक्रॉस अ न्यू constituent of the constituent particle in the another fundamental particle in the nucleus, which we call the neutron. ठीक है. This is what we are going to see, and we are going to see a new kind of a force which is it is a fundamental force. It is not a new kind of a force, it is a fundamental force, strong nuclear force. ठीक है. And with this force only our existence matters. ठीक है. Because अगर nuclear force नहीं होगी then atom exist नहीं करेगा. atom exist नहीं करेगा तो फिर you can see atom exist नहीं कर रहा तो matter exist नहीं कर रहा, and nothing will is going to exist. ठीक है. and it is the fundamental force. because of this force only, और ये force भी it's kind of a peculiar force, केवल एक smaller distance के लिए to maintain the existence of the nucleus. ठीक है. बस उसको बचाने के लिए it is this force has been there. ठीक है. so we'll look into this strong nuclear force के बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे. then we are going to study nuclear binding energy. ठीक है. कि how your nucleus is stable, what is the quantitative way of एक तो तरीका होगा हमारा, we are going to see it intuitively कि किस तरीके से हमारा न्यूक्लियस स्टेबल है, एंड टू डिफाइन कि उसका कोई ना कोई एनर्जी होगी ना जिसको वो बाइंड करके रख रहे होंगे हमारे कंस्टिट्यूएंट्स को कि न्यूक्लियस के अंदर. बिकॉज इतने छोटे से न्यूक्लियस के अंदर हमारे कंस्टिट्यूएंट्स को बाइंड करके रखना, देयर मस्ट बी सम क्वांटिफाइड सम मैथमेटिक्स और सम नंबर शुड बी देयर. सो दैट नंबर जो होगा दैट इज़ बीन गिवन बाय द न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, एंड वी विल सी हाउ दिस न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी इज कमिंग अप. सम इंटरेस्टिंग फिनोमेना दैट वी आर गोइंग टू सी. तो न्यूक्लियर फिजिक्स में लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग फिनोमेना वी आर गोइंग टू सी. वन इज योर स्ट्रॉन्ग nuclear force you are going to see here. another nuclear binding energy किस तरीके से आते हैं, what is the reason behind the binding energy, क्यों आती है. we are going to see another important phenomena here which is related with the mass defect, जो कि अभी तक हम लोगों ने जितने भी हमने अभी तक फिजिक्स पढ़ी है, जितने भी हमने रिएक्शंस देखे हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं वहाँ पे मास डिफेक्ट्स बहुत छोटे अमाउंट में होता है, तो इट इज़ टोटली नेग्लिजिबल. बट न्यूक्लियस के अंदर जो मास डिफेक्ट होता है इट इज़ क्वाइट कंसिडरेबल अमाउंट. तो फ्रॉम दिस मास डिफेक्ट वी विल सी कि हाउ इट इज़ बीन लिंक्ड विद आवर बाइंडिंग एनर्जी. ठीक है. एंड लेटली वी आर गोइंग टू सी एन इंपॉर्टेंट मास एंड एनर्जी रिलेशनशिप. ठीक है. मास एनर्जी अभी तक हम लोग वी आर टेकिंग इट एज अ सेपरेट एंटिटीज, बट वी विल सी दे आर नॉट द सेपरेट एंटिटी, दे आर जस्ट द सेम फॉर्म विच इज़ बीन एक्सप्रेसिंग इन अ डिफरेंट वे. ठीक है. right. So we'll discuss this thing. So nucleus, which is the heart of the atom, which is holding 99.9% of the mass, while the atomic physics से आपको केमिस्ट्री पता लगती है, लाइट के बारे में पता लगता है, बट न्यूक्लियर फिजिक्स एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ द मैटर इटसेल्फ एंड द एनर्जी ऑफ द स्टार, लाइक हाउ द स्टार्स आर गेटिंग द एनर्जी, हाउ आवर सन इज गेटिंग द एनर्जी, दैट ऑल फिनोमेना इज बिहाइंड देम इज द न्यूक्लियर फिजिक्स. ठीक है. सो विल गेट इनटू इट. सो एज वी हैव ऑलरेडी सीन इन द लास्ट लेक्चर एटॉमिक फिजिक्स हमें बताता है कि एटम किस तरीके से बिहेव करता है. न्यूक्लियर फिजिक्स हमें बताता है कि वाई द एटम एग्जिस्ट, वाई एग्जिस्ट ही क्यों कर रहा है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट्स एग्जिस्टेंस. ठीक है.
सो हम लोगों ने अपनी स्टोरी स्टार्ट करी थी, वी हैव सीन द डुअल नेचर ऑफ द मैटर, ठीक है, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन एज ए स्टैंडिंग वेव की तरह ट्रीट किया था, जिससे हमारा क्लासिकल कोलैप्स वाला जो इशू था, स्पाइरल डाउन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू द न्यूक्लियस, वो सॉल्व हो गया था हमारा, ठीक है। सो एटॉमिक फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन वी आर ट्रीटिंग इट एज ए स्टैंडिंग वेव्स, ठीक है, एंड दैट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा एंड द स्टेबिलिटी, ठीक है। बट एटम जो है दैट इज एटम का, अब हम थोड़ा साइजेस की तरफ देखते हैं कि हम किस लेवल ऑफ साइज पे बारे में डिस्कस करेंगे। तो एटम जो होगा, सपोज इट इज़ 10⁻⁻10 है, तो उसमें 99% ऑफ द मास इज बीन कंटेन्ड इन योर न्यूक्लियस, और जिसका जो साइज है न्यूक्लियस का 10⁻⁻15, ठीक है। इतने छोटे से साइज में इट इज़ बीन 99% ऑफ द मास इज बीन कंसंट्रेटेड देयर, ठीक है। एंड दिस इज स्टिल बीन अनएक्सप्लेन, विच यू आर गोइंग टू एक्सप्लोर इन द कमिंग लेक्चर्स, ठीक है। आपने जितने भी 4-5 लेक्चर लगेंगे, वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर दिस पार्ट, ठीक है। दिस पार्ट वी हैव ऑलरेडी सीन, एटम का जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है दैट वी हैव ऑलरेडी सीन इन द टिल लास्ट लेक्चर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी एंड फोकस ऑन दिस पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक है। सो न्यूक्लियस हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कवर कर दिया था फ्रॉम द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, ठीक है। सो आफ्टर सीइंग द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, इफ यू सी द रदरफोर्ड की लाइन दैट इज in depth, see the depth of this line, के he has famously said कि जब he has seen the deflection of alpha particle क्या होता है, बहुत heavy particle होता है, and he has taken a quite thin gold की sheet ली थी, and after seeing के alpha particle वहाँ से 180 डिग्री डिफ्लेक्ट कर रहा है, seeing that he has given this thing कि as if जो seeing this observation as if he has said कि it was as if you fired a 15-inch shell in a 15-inch shell at a piece of the tissue paper and it came back at you, ठीक है। कैन यू इमेजिन कि एक 15-inch shell आप फायर कर रहे हो टिश्यू पेपर पे, एंड इट इज़ कमिंग बैक एट यू, एंड दिस इज व्हाट हैपन इन द रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट व्हेन ही हैज फायर्ड अल्फा पार्टिकल ऑन द गोल्ड थिन शीट, ठीक है। So this proved he has proved that the positive charge, nearly all the mass of the atom has been concentrated at this tiny incredibly dense core which is what we call the nucleus, ठीक है। So nucleus हमने already discover कर लिया था from the alpha particle scattering Rutherford experiment से, but initially nucleus को हम लोगों ने कहा कि nucleus तो है, but nucleus contains, हमने जो initially सोचा था nucleus contains of proton and electron, ठीक है, दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है, and that is making the nucleus stable, ठीक है, that is making the nucleus stable, वो अट्रैक्ट करते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और तो इनिशियली जो सोचा गया था कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बन के न्यूक्लियस बना रहे हैं, इनिशियली सोचा गया था ऐसा कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलके न्यूक्लियस बना रहे हैं, एंड दे बोथ अट्रैक्ट ईच अदर, और अपना आपस में so much attraction is there, so that's why इनका स्ट्रक्चर इतना छोटा होता है, and they hold the stability with the attraction, ठीक है। but the problem was कि जब we have seen the Heisenberg uncertainty principle हमने देखा था, in that we have seen कि you cannot hold the electron at this level, ठीक है, 10⁻⁻15 पे you cannot hold, that means you are uncertainty principle क्या कहता है, electron cannot be confined to such a tiny nucleus because you are defining its position, and uncertainty principle क्या कहता था, you cannot have the position and the momentum as the same, because here you are pointing its 10⁻⁻15, you are defining its position, so that is totally violation of our uncertainty principle. So अगर इलेक्ट्रॉन इतने पोजीशन में रहेगा, तो आई थिंक हमने एटॉमिक फिजिक्स में देखा था एक प्रॉब्लम कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन को इतने कम इफ यू कीप द इलेक्ट्रॉन इन दिस, तो एनर्जी विल बी क्वाइट हाई दैट इट विल एक्सप्लोड आउट ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। सो दिस इज नॉट एट पॉसिबल, तो ये पॉसिबल नहीं था कि हमारा न्यूक्लियस विल नॉट बी मेड अप ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से नहीं बना होगा, कुछ ना कुछ और होगा, ठीक है। इट इज़ नॉट मेड अप ऑफ proton and electron. So then the solution has been provided by the James Chadwick. He has done an experiment. I think here we are going to see this experiment. He has done the experiment with the alpha particle and the beryllium. ठीक है, तो he has done the experiment. So he has discovered another constituent particle which is what we call the neutron. ठीक है, and neutron will solve the mystery कि what contains inside the nucleus, but instead of that मिस्ट्री तो सॉल्व कर दी है कि इलेक्ट्रॉन नहीं है, कुछ और पार्टिकल है, बट एक और मिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी उसके बाद कि बिकॉज यहाँ पे जो न्यूट्रॉन हमने निकल के आएगा कि वी सी के ये सॉल्व दिस पैराडॉक्स के प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, ठीक है। ये प्रूव द न्यूक्लियस वाज एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से बने हुए हैं, विच एक्सप्लेन द मास एंड द चार्ज विदाउट रिक्वायरिंग द ट्रैप ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, विच बिकॉज हमारे को जो एटॉमिक मास योर एटम है, एटम का मास और उसका चार्ज दे कुड एबल टू एक्सप्लेन बिकॉज दिस इज न्यूट्रल, ठीक है, इसका मास होता है विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू योर प्रोटॉन दैट वी आर गोइंग टू सी, एंड दिस इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो हमारे को जो किसी भी एटम का मास और हमारा एटम का मास और उसका चार्ज जो है विच इज़ कमिंग आउट विद दिस फिनोमेना के एक न्यूट्रॉन है उसके अंदर, ठीक है, बट एंड
इट डज़ नॉट रिक्वायर द ट्रैपिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। बट नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आई कि भाई तुम प्रोटॉन और प्रोटॉन को कैसे साथ में रख सकते हो, ठीक है, प्रोटॉन और प्रोटॉन को साथ में रखना और इतने कम डिस्टेंस में 10⁻⁻15 में, दैट मीन्स एनॉर्मस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन विल बी देयर, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन विल बी देयर बिकॉज आपके पास जो ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन तो बहुत कम होगा दोनों में, ठीक है। वी हैव सीन के द डिफरेंस बिटवीन those forces is of the order of 10⁻36 to 39 मैग्नीट्यूड के बीच में होता है। then how could you place two positively charged particles so close to each other? Then this mystery will be solved because we have seen this electrostatic impossibility कि how you are going to store this proton at this much 10⁻⁻15 डिस्टेंस पे कैसे पैक करोगे, इट शुड एक्सप्लोड एंड वाई डोंट दे फ्लाई अपार्ट। so the answer for that come across is the strong nuclear force. so we are going to see we are going to explore what is the strong nuclear force, ठीक है। so strong nuclear force के बारे में हम लोगों ने जब when we were studying the first part of our first lecture जो हमने देखा था, फर्स्ट और सेकंड लेक्चर जो है हमारी सीरीज़ का, तो हमने मेरे ख्याल से मैंने सेकंड लेक्चर में वाई फिजिक्स में एक्सप्लेन किया हुआ है कि वी हैव सीन दिस इन डिटेल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती क्या है एंड व्हाट इज़ इसका जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का कैरियर क्या होता है एंड ऑल दोज थिंग्स वी हैव डिस्कस देयर, ठीक है, इन डिटेल वी हैव डिस्कस देयर। बट हेयर वी आर गोइंग टू सी एज पर अ रिक्वायरमेंट कि हमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का रिक्वायरमेंट क्या हुई, ठीक है, बिकॉज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होगी दैट ओवरकम, एक तो ये ज़्यादा होनी चाहिए बिकॉज आपको पॉजिटिव एक न्यूक्लियस के अंदर इतने छोटे डिस्टेंस में कंटेन करना है, छोटे पोर्शन में कंटेन करना है, दैट मीन्स आपको इस रिपल्शन को तो ओवरकम करना है। तो दैट मीन्स दिस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स शुड बी ग्रेटर देन योर रिपल्सिव फोर्स, देन ओनली द योर न्यूक्लियस विल बी स्टेबल। न्यूक्लियस स्टेबल होगा तो एटम स्टेबल होगा, एटम स्टेबल होगा तो एग्जिस्टेंस हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो दिस वॉज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज़ बीन राइज्ड considering the electrostatic impossibility. Then another observation which has been seen कि आपका जो मास होता है, हमने नॉर्मल आप केमिकल रिएक्शंस देखते हो तो उसमें मास चेंज नहीं होता, ठीक है, जो इनिशियल आपके रिएक्टेंट्स का मास होता है वही प्रोडक्ट का मास हो जाता है। बट यहाँ पे हमने न्यूक्लियर रिएक्शंस में देखा जो मास होता है दैट इज़ नॉट कमिंग आउट टू बी एडिटिव, ठीक है, आपके जो रिएक्टेंट्स का मास होता है दैट इज़ मोर, जो कंस्टिट्यूएंट पार्ट होता है उसका मास मोर होता है देन जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है उसके मास से ज़्यादा आता है। एंड वी विल सी दिस मास लॉस, दिस मास डिफेक्ट इज द reason behind the binding, ठीक है, binding of our nucleus, ठीक है, is the stability of the nucleus is this mass which is non-additive and this nuclear mass is less than the sum of the nucleons means your number of proton plus neutron। अभी हम देखेंगे ये दोनों चीज़ें, ठीक है। ये मिसिंग मास जो होता है that missing mass is nothing but it is, जैसे कि हमने देखा था एनर्जी और मास, हम मास एनर्जी इक्विवेलेंस में ये वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे कि एनर्जी और मास इज़ नॉट डिफरेंट, ठीक है। तो देयर डोंट वरी अबाउट दिस, हम इन सबको डिटेल में जाएंगे। अभी जस्ट आई एम टेलिंग यू द ऑब्जर्वेशन, और उस ऑब्जर्वेशन को किस तरीके से टैकल किया वो मैं एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट टू यू। तो यहाँ पे ये एडिटिव नहीं था मास इसका, एंड सो that mass is that change in mass, it's nothing but it is providing the energy, so that it is providing as a glue so that your nucleus structure will be held together, nucleus structure will held together, ठीक है। so that is what the missing mass will give the energy to, and that provide as a glue to hold your structure together, ठीक है। so that is what the binding energy, ठीक है, because the mass is not additive, ठीक है। जो हमारा न्यूक्लियर मॉडल होता है that is also like जैसे हमारा इलेक्ट्रॉनिक शेल मॉडल होता था, here also it is a शेल मॉडल होता है जिस we call the nuclear shell, will not go deep into it, इतना डिटेल में हमारे कोर्स में नहीं है अपना JEE और नीट के में, ठीक है। बट यहाँ पे इतना याद रखना कि बिकॉज विल स्टडी, अभी हम देखेंगे इन द कमिंग पार्ट के न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाला एक ग्राफ देखेंगे, तो उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आएगा कि हमारे एक कॉन्सेप्ट आएगा, तो दैट कॉन्सेप्ट विल गोइंग टू एक्सप्लेन विद दिस मैजिक नंबर के इसमें क्या होता है, हमारे न्यूक्लियाई होते हैं उनके कुछ स्पेशल काउंट्स होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के, दैट आर मोर स्टेबल। अगर 2 न्यूट्रॉन है 2 प्रोटॉन है दैट इज मोर स्टेबल देन 3 न्यूट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन, ठीक है। तो 2 न्यूट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन इज मोर स्टेबल देन 3 न्यूट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन, ठीक है। सो 1 न्यूट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन इज मोर स्टेबल देन 2 न्यूट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन, सॉरी 2 न्यूट्रॉन, ये जो हमारा मैजिक नंबर से अगर ये हुए 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन, दिस इज मोर स्टेबल, तो दीज आर कॉल्ड द मैजिक नंबर। 8 न्यूट्रॉन 8 प्रोटॉन मोर स्टेबल, 20 न्यूट्रॉन 20 प्रोटॉन मोर स्टेबल, 28 प्रोटॉन 28 न्यूट्रॉन मोर स्टेबल। सो दीज आर द मैजिक नंबर वेयर यू विल हैव द एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी, ठीक है, एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी। एंड this is because of the nuclear configuration that in which they are placed in the even number, ठीक है। we will not go deep into it, but we just see this के whenever you have a even number, then you even number of availability, even number means these number 2 8 20 28 50 82 126, in this specific count you have a exceptional stability in this, ठीक है।
नाउ ये स्टेबिलिटी होगी, स्टेबिलिटी जो होगी इट इज़ नॉट ऑलवेज, दे विल नॉट ऑलवेज बी स्टेबल, ठीक है, देर आर पॉइंट्स व्हेन द इंस्टेबिलिटी विल बी देयर. सो बिकॉज ऑफ दैट इंस्टेबिलिटी एक इसमें सेल्फ सस्टेनिंग सेल्फ फिनोमिना होता है विच इज़ कि इट ट्राई टू मूव फ्रॉम अनस्टेबल टू स्टेबल प्लेस, ठीक है. सो दैट फिनोमिना विच इज़ गोइंग टू हैपन विच वी कॉल द रेडियो एक्टिविटी, कि जो मेरा माई न्यूक्लियस इज अनस्टेबल एंड फ्रॉम द अनस्टेबिलिटी इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स द स्टेबिलिटी, ठीक है, बाय रिलीजिंग either by converting into a daughter nucleus by releasing the rays which contain your particles and the photons, ठीक है. So that phenomena we are going to see later on which is called the radioactivity, ठीक है. Now if you see the energy jump in the, if you compare the energy jump जो हमारा energy transition होता है in the atomic and the nuclear level, atomic level में हमारा energy transition which you have seen was electron volts में, ठीक है. but in the nuclear में देखोगे आप आपका energy jump होगा, जो energy transition होगा that will be in the mega electron volts, ठीक है. So a radioactivity, if you see, it is like a thermostat of the nucleus, ठीक है. When the nucleus has too much of the energy or unstable particle balance means आपका n और z, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, the unstable particle balance होता है, then it undergoes the transformation to move towards the value of stability on the nz plot, ठीक है. ये nz plot अभी हम देखेंगे, value of stability देखेंगे कि अपने आप को जब ये या तो ये radioactivity क्या होता है, kind of a thermostat to bring from unstable position to stable position by either removing or by removing some of the particle from it, ठीक है. So to and so that it will move toward the value of stability, ठीक है. So that is what the radioactivity, right. Now we'll look into a nuclear structure. nuclear structure में हम लोगों ने अभी देख लिया होती क्या क्या चीज़ें. हमने देखा कि हमारे nuclear structure में एक तो प्रोटॉन तो होता ही है, ठीक है, और एक दूसरा न्यूट्रॉन होता है, ठीक है. सो न्यूट्रॉन की बिकॉज हमने जो वी हैव सीन एनी न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, तो उसके अंदर वी आर हैविंग दिस इज़ अ न्यूक्लियर सिंबल, ठीक है. जैसे हमारा कार्बन हो गया, कार्बन के अंदर C इज़ माई न्यूक्लियर सिंबल, उसका दिस 12 इज़ माई मास नंबर विच यू कॉल द मास नंबर, एंड दिस कंटेन्स योर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है. दिस कंटेन, तो इसके अंदर 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एंड दिस 6 इज नथिंग बट दिस रिप्रेजेंट योर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है. नंबर ऑफ प्रोटॉन इज रिप्रेजेंट हेयर, इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एंड हेयर दिस वन इज प्रेजेंटिंग द एटॉमिक नंबर, ठीक है. तो C 12 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, बिकॉज आपका जो चार्ज ऑन प्रोटॉन विल बी +6 और आपका ये पूरा का पूरा न्यूट्रल है, देन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन विल बी 6, ठीक है. सो दिस इज हाउ वी डिसाइड, दिस इज द एटम, और एटम के अंदर दिस विल बी योर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर जो होता है आपके इट कंटेन्स योर जो न्यूक्लियस होता है दैट कंटेन्स योर इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, ठीक है. जो न्यूक्लियस होता है, जो न्यूक्लियस इन दोनों को मिला के, इन दोनों के नंबर को मिला के वी कॉल इट ए एटॉमिक मास, और इन दोनों को कहते हैं हम न्यूक्लियॉन्स, ठीक है. न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स के कम्बिनेशन को वी कॉल इट न्यूक्लियॉन्स, ठीक है. सो न्यूट्रॉन की वजह से, न्यूट्रॉन ने हमारा क्या किया, हमारा इट सॉल्व द आर मास प्रॉब्लम, बिकॉज हमारा जो मास नंबर था दैट इज़ मोर देन योर z, ठीक है. आपका न्यूक्लियस में क्या हो सकता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो है ही, ठीक है. तो मैं क्या कर सकता हूँ, और प्रोटॉन भी ऐड कर सकता हूँ. अगर मेरे 6 यहाँ पे प्रोटॉन है तो मैंने 6 और प्रोटॉन ऐड कर दिया इसमें, तो मेरा मास नंबर तो वही 12 हो गया जो कि मेरे को यहाँ पे चाहिए था. बट ये अगर मैंने कर दिया तो मेरे चार्ज की प्रॉब्लम हो जाएगी कि मेरा चार्ज बढ़ जाएगा, 12 चार्ज हो जाएगा मेरा, ठीक है. दैन 12 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, दैट क्रिएट्स अ चार्ज प्रॉब्लम. तो मेरे को क्या चाहिए था, एक ऐसा पार्टिकल चाहिए था कि वो मास उसका ऑलमोस्ट प्रोटॉन के बराबर हो, बट मेरा इट शुड नॉट हैव अ चार्ज, ठीक है. तो इफ़ यू ऐड मोर Z टू मैच अप योर ए को मैचअप करने के लिए, लाइक इस 12 को 6 को ये 12 को मैचअप करने के लिए 6 में अगर आप 6 प्रोटॉन और ऐड करोगे यहाँ पे टू मैच ए, इफ़ यू ऐड मोर Z देन मोर चार्ज विल बी देयर, ठीक है. सो क्या चाहिए था आपको, यू नीड अ मैसिव न्यूट्रल पार्टिकल, और मैसिव का मतलब इट शुड हैव अ मास ऑफ द न्यूट्रॉन, मास ऑफ द प्रोटॉन के आसपास मास चाहिए था इसका टू मैच अप द Z, ठीक है. तो मास प्रॉब्लम थी हमारी, A इज ऑलवेज ग्रेटर देन Z. टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी नीड टू हैव अ पार्टिकल which is more massive and it should be neutral, ठीक है. So that charge problem now. Then James Chadwick has done the experiment. He has concluded in his observation that there is a particle called neutron which is as massive as the proton and it is having a neutral charge, ठीक है. So what experiment he has done, he has bombarded the alpha particle and on the beryllium sheet, ठीक है, and neutral radiation came out, ठीक है. He has checked the neutral radiation by the magnetic field, put it in the magnetic field and it is not get deviated, ठीक है, it goes straight. So this deviation then he has hit with the paraffin, ठीक है. पैराफिन से फिट करी एंड पैराफिन के एंड क्या किया, इस रेडिएशन ने, जो रेडिएशन यहाँ से निकली थी मेरी, तो रेडिएशन इट कंटेन्स न्यूट्रॉन्स ओनली, ठीक है. सो नाउ दिस रेडिएशन ने फिर से पैराफिन को हिट किया, और जो पैराफिन को हिट किया इट नॉकड आउट प्रोटॉन को निकालना, मतलब इट इज़ लाइक हमने देखा था अभी तक इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर पा रहे थे हम लोग इन द
लास्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर में जब हम देख रहे थे, प्रोटॉन को नॉकआउट करना इट इज़ रिक्वायर, यू नीड अ हैवी मास पार्टिकल, ठीक है. सो इट कुड नॉट बी पॉसिबल कि कोई इलेक्ट्रॉन या कोई और आपका एलिमेंट्री पार्टिकल निकला है दैट कुड एबल टू टेक आउट द प्रोटॉन. तो प्रोटॉन को निकालने के लिए यू नीड टू हैव अ हैवी मास, ठीक है. सो पॉसिबिलिटी विल बी नो चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे हमने देखा कि हमारा जो रेडिएशन जो केम आउट हुई थी दैट इज न्यूट्रल, कोई हमारा डेविएशन नहीं हुआ, एंड इट शुड बी मास कंपेरेबल टू द प्रोटॉन, देन ओनली इट इज गोइंग टू नॉक आउट द प्रोटॉन, ठीक है. प्रोटॉन के बराबर होना चाहिए था. सो दैट देन आफ्टर दिस ऑब्जर्वेशन वी हैव कंक्लूडेड देयर इज अ पार्टिकल कॉल्ड न्यूट्रॉन, ठीक है. इट इज़ नॉट लाइक दैट न्यूट्रॉन इज हैविंग अ इमेंस कंट्रीब्यूशन इन योर न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, ठीक है. इट एक्ट्स लाइक अ ग्लू. अभी हम देखते हैं उसको भी. एंड नाउ न्यूट्रॉन की एक और चीज़ है, इसकी पेनिट्रेशन इज़ क्वाइट हाई बिकॉज इट इज़ नॉट गोइंग टू रिपेल बाय द पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस. एक तो ये अनचार्ज है, ठीक है. तो हम आपने देखा होगा हम फिशन पढ़ेंगे, न्यूक्लियर फिशन, तो उसके हम न्यूट्रॉन यूज़ करते हैं. न्यूट्रॉन क्यों यूज़ करते हैं? एक तो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से रिपेल नहीं होगा बिकॉज इट इज़ अनचार्ज, और ये इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होगा, ठीक है. देयरफॉर इट कैन पेनिट्रेट डीप इनटू द न्यूक्लियस. दैट्स व्हाई इट इज़ आइडियल फॉर द न्यूक्लियर फिशन, ठीक है. ना हमने देखा न्यूक्लियस हमारा दो चीज़ों से बनता है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन. प्रोटॉन क्या देते हैं? एलिमेंट को आइडेंटिटी देते हैं, ठीक है. तो एलिमेंट को आइडेंटिटी कौन देता है? प्रोटॉन. एंड दैट इज़ योर जेड, दैट इज योर मास नंबर ऑन विच यू विल सी जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है. ऑन दिस बेसिस वी आर गोइंग टू डिजाइन आवर पीरियोडिक टेबल. जो प्रोटॉन होता है अगेन इट इज़ गोइंग टू गिव द आइडेंटिटी टू द एलिमेंट. न्यूट्रॉन जो होता है दैट गिव्स द बाइंडिंग एंड द स्टेबिलिटी ऑफ योर बाइंडिंग एंड स्टेबिलिटी टू योर न्यूक्लियस, ठीक है. अब क्या हो गया? अब न्यूक्लियस के अंदर हमने ये तो डिसाइड कर दिया कि हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है. तो प्रोटॉन तो आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये आपका न्यूट्रॉन जो होगा वो तो उसका तो कोई चार्ज ही नहीं है, जीरो चार्ज है. तो दैट मीन्स आपके जो प्रोटॉन होंगे तो सारे रिपेल करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे. दैट मीन्स इट शुड एक्सप्लोड द न्यूक्लियस, बट वो एक्सप्लोड नहीं होता. द रीजन बिहाइंड दैट इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज द रीजन बिहाइंड दैट. तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट एज ए ग्लू बिटवीन प्रोटॉन. It acts as a glue between proton and neutron and neutron and neutron. It does not depend upon the charge. ये हमेशा it will act as a glue on its constituent particles, ठीक है. चाहे प्रोटॉन हो आपको, चाहे न्यूट्रॉन हो, ठीक है, हमेशा it is going to act as a glue. प्रोटॉन के बीच में भी ग्लू की तरह काम करेगा, इन दोनों को भी बाइंड करेगा, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन को भी बाइंड करेगा, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को भी बाइंड करेगा, ठीक है. It will act as a glue and the thing is it is short range, ठीक है. It is the range of this will be 1 से 2 femtometer, ठीक है. It is of the short range. It is not of a long range, ठीक है. It is of a short range. It is going to affect only the nearby neighbor, ठीक है. तो जैसे ये प्रोटॉन हो गया तो it is going to affect its nearby neighbor, ठीक है. इतने आसपास वाले नेबर, अगर यहाँ पे कोई प्रोटॉन रखा होगा तो it is not going to affect that because ये distance will be quite high. बट यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होगी इन दोनों प्रोटॉन के बीच में, बट न्यूक्लियर फोर्स जीरो हो जाएगी, ठीक है. सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट. इट इज़ ए शॉर्ट रेंज 1 से 2 फेम्टोमीटर ओनली ऑन द नियरेस्ट नेबर. इट इज़ गोइंग टू बिकॉज ये जो जितनी भी चीज़ें हम लोग डिस्कस करें ना, ओनली ऑन द नियरेस्ट नेबर, बिकॉज these all statements is going to be very helpful when you are going to study the stability of the न्यूक्लियस. जब हम पढ़ेंगे अभी आगे बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के टर्म्स में, देयर वहाँ पे हम ग्राफ देखेंगे, उसमें ये चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी हमारी, कि शॉर्ट रेंज होती हैं एंड इट इज़ गोइंग टू इफेक्ट ओनली द नियरेस्ट नेबर, ठीक है. नाउ इट विल एक्ट ऑन ए प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इट डज नॉट केयर अबाउट द चार्ज, ठीक है. एज वी हैव सीन इट इज़ ऑन प्रोटॉन के साथ भी अट्रैक्टिव है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के साथ भी अट्रैक्टिव है, न्यूट्रॉन के साथ भी अट्रैक्टिव है. और जो इसकी जो स्ट्रेंथ होती है इट इज़ 137 टाइम्स ऑफ योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. दैट मीन्स इट इज़ मोर देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. एंड इफ इट्स मोर देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट मीन्स आपकी जो इट इज़ गोइंग टू ओवरकम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है. तो न्यूक्लियस के अंदर अगर आप देखो कि पूरा का पूरा जो स्टेबिलिटी और हर चीज़ होती है ना, दैट इज़ अ टग ऑफ वॉर बिटवीन योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस. और क्यों होता है वो टग ऑफ वॉर? अगर न्यूक्लियर फोर्स मेरा शॉर्ट रेंज नहीं होता, अगर ये लॉन्ग रेंज ही होना, तो हमेशा न्यूक्लियर आपका न्यूक्लियस बढ़ता जाता, बिकॉज क्या होता जाता आपके और ऐड हो जाते हैं न्यूक्लियस, मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन एडअप हो जाते हैं और एडअप होते जाते हैं, तो आपका ये बढ़ता जाता है, इसकी डेंसिटी बढ़ती जाती है. बट हम देखेंगे आगे इसकी डेंसिटी भी कॉन्स्टेंट है. डेंसिटी हमारी न्यूक्लियस की, सारे न्यूक्लियस जितने भी होते हैं उन सबकी डेंसिटी कॉन्स्टेंट रहती है. रीजन बिहाइंड दैट इज द शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस. इट इज़ गोइंग टू बी देयर ओनली फॉर द शॉर्ट रेंज. जो अट्रैक्टिवनेस होती है वो शॉर्ट रेंज होती है. बट हमारा जो टग ऑफ वॉर इसलिए चलता है क्योंकि आपकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती है दैट वो रिड्यूस करती है विद द डिस्टेंस, बट दैट विल नेवर गोइंग टू गेट जीरो. वो रिड्यूस करेगी, दैट विल नेवर गोइंग टू गेट जीरो, ठीक है. सो दैट्स वाई देयर इज अ टग ऑफ वॉर बिटवीन देम एंड दैट डिफाइन द स्टेबिलिटी ऑफ योर न्यूक्लियस, ठीक है. वो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को डिफाइन करता है.
अब यहाँ पे जो न्यूट्रॉन एडअप हो जाएगा आपका, ठीक है, आपके न्यूक्लियर स्ट्रक्चर में न्यूट्रॉन के एडअप होने से क्या करेगा, दिस इज गोइंग टू ऐड एज अ ग्लू एनहांसर। क्योंकि क्या होगा, अगर मैं प्रोटॉन, अगर ये मेरे ऑलरेडी 2 प्रोटॉन है, ठीक है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है। अगर मैं तीसरा प्रोटॉन और ऐड कर दूंगा तो और ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन हो जाएगा। इसकी जगह मैंने न्यूट्रॉन ऐड कर दिए 2, तो न्यूट्रॉन क्या करेंगे, बाइंडिंग, एक तो बाइंड करेंगे, ठीक है, इट विल वर्क एज अ ग्लू एनहांसर, और इसमें कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस नहीं ऐड करेंगे, तो दैट मीन्स दे विल एक्ट एज अ ग्लू एनहांसर। दे ऐड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस विदाउट एडिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। हमारा दे ऐड एज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस विदाउट एडिंग your strong repulsive electrostatic forces, ठीक है, बट इट इज़ देयर ओनली अप टू सर्टेन पॉइंट। ऐसा नहीं है आप न्यूट्रॉन कीप ऑन एडिंग तो आपका न्यूक्लियस स्टेबल हो जाएगा। इट इज़ नॉट लाइक दैट, बिकॉज द प्रॉब्लम इज इट एक्ट्स फॉर द स्मॉल रेंज, ठीक है। ऐसा नहीं है आप न्यूट्रॉन डालते जाओ, खूब सारे न्यूट्रॉन डाल दो, बट न्यूट्रॉन डालोगे वो दूर होते जाएंगे ना, दूर होने के बाद वो एक्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि वो नियरेस्ट नेबर पे ही एक्ट कर पाता है हमारा न्यूक्लियर फोर्सेस। तो दे एक्ट एज अ ग्लू आंसर, दे ऐड द स्ट्रॉन्ग न्यूट्रॉन फोर्स, दे एक्ट एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स विदाउट एडिंग द एक्सेसिव एक्स्ट्रा रिपल्शन, ठीक है, बिकॉज दे आर अनचार्ज, ठीक है, बट ओनली अप टू सर्टेन पॉइंट, ठीक है। सो हाउ द न्यूट्रॉन इज गोइंग टू हेल्प इन द स्टेबिलिटी, ठीक है, दे न्यूट्रॉन इज हेल्पिंग इन द बाइंडिंग इन द स्टेबिलिटी, हमने देख लिया, ठीक है। दे हेल्प एज ए बैलेंस बिटवीन योर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर अट्रैक्शन एंड द प्रोटॉन रिपल्शन के बीच में दे एक्ट एज ए बैलेंस, ठीक है, बट इट शुड बी ऑप्टिमम नंबर, इट शुड नॉट बी मोर, इट शुड नॉट बी लेस। अगर आपका न्यूट्रॉन लेस है, ठीक है, दैट मीन्स आपका ऑलरेडी न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा, क्योंकि आपका पॉजिटिव चार्ज उसमें ज़्यादा होगा, तो ऑलरेडी उसमें रिपल्शन होगा, रिपल्शन इज मोर देन योर अट्रैक्शन, देन इन दैट केस यू विल बी हैविंग proton repulsion is more than this, then your न्यूक्लियस विल बी अनस्टेबल। तो उसके अंदर क्या होता है, आपका प्रोटॉन विल बी कन्वर्टेड टू द न्यूट्रॉन, ठीक है, अंदर ये चलता रहता है हमारा, हम देखेंगे प्रोटॉन विल बी कन्वर्टेड टू न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, तो क्या होता है आपकी, देन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो गई और आपकी न्यूक्लियर फोर्स बढ़ जाएगी, एंड ट्राई टू रीच, ये क्या करते हैं, दे ट्राई टू रीच एन इज डायरेक्टली पोर्शन, एन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जेड, तो न्यूट्रॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जेड होने चाहिए आपके, ठीक है, इफ यूर अनस्टेबल एंड फ्यू न्यूट्रॉन है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा न्यूट्रॉन भी नहीं हो सकते, बहुत ज़्यादा न्यूट्रॉन हो जाएंगे तब भी वो अनस्टेबल हो जाएगा, बिकॉज उस केस में क्या होगा, आपकी टोटल एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है, बिकॉज आपके क्या हो जाएंगे, व्हेन यू हैव सो मेनी इलेक्ट्रॉन, तो सो मेनी न्यूट्रॉन हो जाएंगे, तो आपका ए बढ़ जाएगा, ए इज योर टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस बढ़ जाएंगे, दैट मीन्स आपकी टोटल ओवरऑल एनर्जी बढ़ जाएगी उसकी, ठीक है, टोटल ओवरऑल एनर्जी बढ़ जाएगी, तो मोर एनर्जी मीन्स दैट विल बिकम मोर अनस्टेबल, ठीक है, देन इन दैट केस ऑल्सो इट इज गोइंग टू गो इन टू द स्टेबिलिटी जोन बाई रिलीजिंग सम पार्टिकल्स, ठीक है। दिस ऑल फिनोमेना वी आर गोइंग टू सी इन द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियर एटम, जब हम इन द कमिंग लेक्चर्स वी आर गोइंग टू गो डीप इन टू इट, ठीक है। सो हमने देखा हमारा एटॉमिक मास इज मेड अप ऑफ एटॉमिक नंबर प्लस आपका नंबर ऑफ योर न्यूट्रॉन्स, ठीक है। सो एक और चीज़ होती है, हमारा जो फ्री न्यूट्रॉन होता है दैट इज़ क्वाइट अनस्टेबल, ठीक है, वो बीटा डिके करके इट कन्वर्ट इनटू प्रोटॉन, ठीक है। सो दैट इज़ एक क्वेश्चन, आपका जो फ्री न्यूट्रॉन होता है दैट विल नॉट, न्यूट्रॉन कभी भी फ्री नहीं होगा, ठीक है, फ्री न्यूट्रॉन विल इमीडिएटली कन्वर्ट इनटू प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन कन्वर्ट हो जाएगा एंड इट्स गोइंग टू गिव, दिस इज माई बीटा पार्टिकल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है, हमारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं विच वी आर एटम्स के अंदर वी आर कंसिडरिंग इट्स आउटसाइड द न्यूक्लियस, जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस होता है वी कॉल इट अ बीटा पार्टिकल, ठीक है, बीटा डिके बीटा पार्टिकल निकालता है इसमें, ठीक है, एंड बीटा नेगेटिव पार्टिकल निकालते हैं, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल द एंटी न्यूट्रिनो। वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज दिस एंटी न्यूट्रिनो, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग राइट नाउ, फ्री न्यूट्रॉन इज अनस्टेबल एंड इज गोइंग टू गिव द बीटा डिके, ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। Now if we see here, if this is my element which we call the atomic symbol, ये हो गया आपका एल्यूमिनियम, ये 27 हो गया आपका नंबर ऑफ योर न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ योर प्रोटॉन, ठीक है, दिस इज A27, और 13 जो हो गया दैट इज द नंबर ऑफ योर प्रोटॉन, ठीक है, और इसका चार्ज कितना हो जाएगा 13, और 13 ही इसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है, राइट। तो इसमें Z कितना हो गया 13 और आपके न्यूट्रॉन्स कितने हो गए 14, ठीक है, राइट। सो नाउ वी विल सी हाउ वी राइट आवर प्रोटॉन को हम किस तरीके से लिखते हैं। प्रोटॉन का H1 इसका मास हो गया एंड 1 इसका चार्ज हो गया, ठीक है। सो एंड न्यूट्रॉन को किस तरीके से लिखते हैं, न्यूट्रॉन का चार्ज 0 हो गया और मास 1 हो गया। इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से लिखते हैं, मास 0 हो गया, चार्ज इसका -1 हो गया, ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं।
सो नंबर ऑफ प्रोटॉन इट करेक्टराइजेस योर एटॉमिक स्पीशीज, ठीक है, लाइक फॉर इंस्टेंस ये कैल्शियम हो गया, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मे वेरी इन दैट, ठीक है, प्रोटॉन डिफाइन योर करेक्टर योर एटम स्पीशीज। अगर कैल्शियम हो गया, कैल्शियम 2+ हो गया, कैल्शियम 3+ हो गया, दैट मीन्स इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गॉट चेंज, बट यहाँ पे जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी सेम, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हियर इज ऑल्सो 20 एंड हियर इज ऑल्सो 20, ठीक है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफाइन द एटम स्पीशीज, ठीक है, नॉट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होगी दैट डिपेंड्स अपॉन योर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, नॉट बाय योर न्यूक्लियस। जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं दैट इज बीइंग बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। एक टर्म होती है एटॉमिक मास यूनिट, बिकॉज वी आर गोइंग टू डील इन अ वेरी स्मॉल मासेस, ठीक है, तो उसके लिए वी हैव अ प्रैक्टिकल यूनिट एक डिफाइन करते हैं हम लोग एटॉमिक मास यूनिट, वरना आपको हर बार जो मास ऑफ प्रोटॉन अगर आप लोगे, मास ऑफ प्रोटॉन हर बार आपको 1.6 × 10⁻27 इतने वैल्यूज़ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फॉर द प्रैक्टिकल पर्पस वी यूज़ एटॉमिक मास यूनिट। उसको हम लोग क्या करते हैं, इट इज़ अ रिलेटिव टू योर मास ऑफ द एटम एंड न्यूट्रल मास ऑफ योर कार्बन एटम, ठीक है। तो क्या होता है हमारी वन एटॉमिक मास यूनिट इज 1/12 टाइम ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ योर कार्बन 612 एट रेस्ट इन द ग्राउंड स्टेट, ठीक है, दैट इज़ अ मास। तो ये जो कार्बन है जिसका जो 6 इसका मास 6 इसका प्रोटॉन, 6 इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड 12 इज़ द न्यूक्लियॉन्स, इसका रेस्ट स्टेट में इन द ग्राउंड स्टेट में जो एक एटम का मेरा मास होता है उसको मैं 12 से डिवाइड कर दूंगा, सो दैट इज़ 1 mu। तो 1 mu कितना निकल के आता है, 1.6 × 10⁻⁻23 kg इज 27 kg इज माई 1 mu। और अगर आप mu के टर्म्स में इफ़ यू राइट डाउन योर इलेक्ट्रॉन का मास हो गया इज़ 5.43 × 10⁻⁻u, u इज़ द टर्म फॉर योर mu, ठीक है। प्रोटॉन को हम लेते हैं 1.007 AMU, ठीक है, U लिखते हैं बस हम, और न्यूट्रॉन होता है आपका ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होते हैं 1.008 U, ठीक है। सो दैट इज़ प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास, एंड दैट इज़ योर इलेक्ट्रॉन का मास 5.48 × 10⁻⁻4U, ठीक है। सो Z जो होता है आपका एटॉमिक नंबर डिफाइन करता है, इट डिफाइंस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इट डिफाइंस द एलिमेंट एंड इट्स पोजीशन इन योर पीरियोडिक टेबल। A जो होता है दैट इज़ योर एटॉमिक मास नंबर, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन एंड दैट डिटरमाइन द आइसोटोप्स, ठीक है। वी आर गोइंग टू सी कि आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन होता क्या है, तो दैट डिफाइंस योर आइसोटोप्स, ठीक है। Z इफेक्टिव हमने ऑलरेडी देखा था इन द लास्ट लेक्चर, जब हम मोजलीस लॉ वगैरह पढ़ रहे थे, तो उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है Z इफेक्टिव का। तो इसमें जो Z इफेक्टिव क्या होता है, Z माइनस स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट, ठीक है। स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट इट डिफाइन द एक्चुअल पुल ऑन द आउटर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। So that we have already discussed in the previous lecture when we were looking into the atomic physics. ठीक है, अब इसमें देखते हैं हम आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ योर न्यूट्रॉन। आपके न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे, प्रोटॉन सेम होंगे, ठीक है। फॉर इंस्टेंस अगर आप देखो कार्बन 11, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, इसमें सबके आपके प्रोटॉन सेम है बट सब में न्यूट्रॉन अलग है। इसमें न्यूट्रॉन 5 है, इसमें 6 है, इसमें 7 है, इसमें 8 है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस अनदर एग्जाम्पल इज योर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अंदर है हाइड्रोजन 1 ये एटॉमिक मास 2, ये एटॉमिक मास 3, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें इन सबका प्रोटॉन सेम है इनमें, बट यहाँ पे न्यूट्रॉन 1 है, यहाँ पे न्यूट्रॉन 0 है और यहाँ पे न्यूट्रॉन 2 है, ठीक है। So this is what we call the deuterium, heavy hydrogen T2O. This is what we call the tritium, ठीक है, it is unstable. आइसोटोन क्या होता है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे मेरे बट डिफरेंट मेरे प्रोटॉन होंगे, ठीक है। फॉर इंस्टेंस कार्बन हो गया, कार्बन 6 14, न्यूट्रॉन 7, तो यहाँ पे आपका देखोगे नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम, बट यहाँ पे देखोगे आपके 14 - 6 7 न्यूट्रॉन, 15 - 7 नहीं 14 - 6 इज योर 8 न्यूट्रॉन, 15 - 7 इज योर 8 न्यूट्रॉन एंड 16 - 8 इज योर 8 न्यूट्रॉन। तो आप देखोगे तीनों के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर सेम बट प्रोटॉन्स आर डिफरेंट, दैट इज व्हाट वी कॉल द आइसोटोन्स। आइसोबार क्या होता है, आपका टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस आर सेम, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे 16 16 16, तीनों के नंबर ऑफ न्यूक्लियंस आर सेम बट डिफरेंट योर प्रोटॉन्स के नंबर डिफरेंट हो जाते हैं। यहाँ पे प्रोटॉन 6 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, ठीक है। सो दैट इज योर आइसोबार्स। Now we'll see the size of the nuclei, ठीक है, that we have already seen from the distance of closest approach in the Rutherford हमने देखा था, ठीक है। तो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जब रदरफोर्ड ने किया था तो वी हैव कंसीडर द न्यूक्लियाई इज स्फेरिकल, ठीक है। उसका जो एवरेज रेडियस निकाला था, दैट रेडियस कम्स आउट टू बी इक्वल टू R0 A⁻1/3 एंड A इज नथिंग बट योर टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, ठीक है। सो दैट मीन्स आपके जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियंस बढ़ेंगे, दैट मीन्स आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर बढ़ेगा, उतना आपका A बढ़ेगा, जितना आपका A बढ़ेगा उतना आपका रेडियस बढ़ेगा, ठीक है। उतना आपका रेडियस बढ़ेगा उतना उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, उतना उसका साइज़ बढ़ता जाएगा और उतना वो अनस्टेबल होता जाएगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इस A, ठीक है। तो R जो होता है रेडियस, एवरेज रेडियस कम्स आउट टू बी इक्वल टू R इज इक्वल टू R0 A⁻1/3, ठीक है। और वी हैव सीन इट फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, अल्फा पार्टिकल on ZE we have seen के total kinetic energy of this alpha particle got converted into potential energy at this distance and this is what we call the distance of closest approach. तो if we
इक्वेट हर काइनेटिक एनर्जी टू हर पोटेंशियल एनर्जी. सो हेयर जो ये डी होगा दैट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. इसकी जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इफ यू पुटिंग द वैल्यूज इन द रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट केम आउट टू बी 3.2 into 10 to the power minus 14 मीटर. तो यहाँ पे रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज बिन कंसंट्रेटेड विच इज लेस देन 10 to the power minus 14. और फेम्टोमीटर इज द प्रैक्टिकल यूनिट वी यूज इट फॉर स्मॉल डिस्टेंसेज. वी कॉल 1 फेम्टोमीटर इज 10 to the power minus 15 मीटर. ठीक है, तो ये हमारा रेडियस आ गया. ठीक है, साइज ऑफ द न्यूक्लियाई वी टेक इट आर नॉट ए रेज टू पावर 1/3 वेयर ए इज़ नथिंग बट द नंबर ऑफ न्यूक्लियंस. अगर हम कंपेयर करें अपने न्यूक्लियस को और इलेक्ट्रॉन को, न्यूक्लियस की जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का अगर हम आउटर मोस्ट जो सपोज वी टेक द गोल्ड एटम का ये न्यूक्लियस हो गया. ठीक है, पॉजिटिव और न्यूट्रॉन हो गए एंड जो उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा. ठीक है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जहाँ पे होगा. सो इन दोनों के बीच का अगर हम देखें द डिस्टेंस इज 3.3 माइल. ठीक है, कंपैरेटिवली आई एम टेकिंग अगर इसका डिस्टेंस 3.3 माइल्स है इन दोनों के बीच का, दैट इफ जस्ट कंपेयर इट, ये कितना दूर है. बिकॉज इफ़ यू टेक सोलर सिस्टम में ये सन हो गया आपका, जो आउटर मोस्ट प्लेनेट है आपका प्लूटो. ठीक है, वो 1.6 माइल्स दूर है. अगर मैं इसको स्केल पे ले आऊँ तो ये 1.6 माइल दूर है. और गोल्ड और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में यहाँ पे अगर मैं डिस्टेंस देखूँ दैट इज़ 3.3 माइल. सो सी द हाउ मच इज़ द डेंसली कंसनट्रेटेड इज़ योर न्यूक्लियस. ठीक है, सो this is just to show you the comparison and see the earth. So earth is just like 215 feet away. ठीक है, from this solar system, right? और एक और चीज़ है हमारा कि हमारा जो न्यूक्लियस होता है उन सबकी डेंसिटी सेम होती है. बिकॉज आपका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इज नथिंग बट 4/3 पाई आर क्यूब. अब मैं आर की वैल्यू यहाँ पे डाल दूंगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर ए के बराबर आ जाएगा. ठीक है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर ए. मास अगर मैं देखूँ, अगर डेंसिटी क्या होती है आपकी, मास ओवर वॉल्यूम. और जो मास क्या होता है दैट इज नथिंग बट योर एटॉमिक नंबर डिवाइडेड बाय योर वॉल्यूम को ए से कर देंगे तो ए से ए डिवाइड हो गया. तो आपका इट इज़ नियरली ऑल द न्यूक्लियस आर हैविंग द सेम डेंसिटीज. ठीक है, we'll see question onto it. Find the approximate expression for the mass of the nucleus of the mass number A. So approximation for the mass of the nucleus का mass of the approximation of the mass of nucleus for the mass number A. ठीक है, mass number अगर मेरे को A दे रखा है. ठीक है, तो for this mass number A we take your प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर ऑफ सेम नंबर. ठीक है, अगर ये दोनों सेम नंबर के हैं मेरे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, देन वी कैन टेक के टोटल आपका जो होगा ए इज़ योर मास, टोटल नंबर ऑफ दिस इज़ योर टोटल नंबर ऑफ योर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. अगर इसका टोटल मास मेरे को निकालना है, टोटल मास विल बी एम, ये नंबर हो गया. और अगर एक का मास आपका एम है, स्मॉल एम, इधर योर मास ऑफ प्रोटॉन, बिकॉज दोनों के मास हमारे सेम रहते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन सेम रहता है. तो अगर हमने स्मॉल एम ले लिया तो स्मॉल एम इंटू नंबर ऑफ योर न्यूक्लियस, इट इज़ going to give you the mass of your nucleus. ठीक है, going to give you the mass of the nucleus, number of nucleons into mass of one nucleon. So that is what our answer is here. Find an expression for the volume of this nucleus in terms of the mass number. So in terms of the mass number we'll have to find out the volume. So volume you can write it on 4/3 pi r cube. ठीक है, and here r you can write it on r naught a raised to 1/3. you put the value, तो आपके पास वॉल्यूम आ गया 4/3 r naught cube into a. ठीक है, नाउ डेंसिटी क्या होती है, मास इंटू वॉल्यूम. मास को आप लिख सकते हो mass of one single proton into total number of your proton plus neutron into it. total number of proton और neutron क्या होता है आपका, न्यूक्लियंस ओनली into A. नाउ A से A कैंसिल हो गया, जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड में भी देखा था, A से A कैंसिल हो गया. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे आपका दिस कम्स आउट टू बी कांस्टेंट वैल्यू. ठीक है, तो कांस्टेंट वैल्यू कितनी आती है मेरी 3m. ये इसको ऊपर ले जाएंगे, 3m डिवाइडेड 4 पाई आर नॉट क्यूब. आर नॉट आपका ये होता है 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15. मास आपने लिख दिया आपने, दिस मास ये रिटर्न डाउन 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27. इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास डेंसिटी ऑफ योर न्यूक्लियस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2.3 इंटू 10 टू द पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. ठीक है, just to tell you the scale of it, आपकी density of water is 1.1 into 10 to the power 3 kilogram meter cube, and see the density of the nucleus, it is 14 magnitude more than this, 2.3 into 10 to the power 17. अगर आप आयरन की बल्क डेंसिटी देखो, आयरन की जो बल्क पूरे, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द न्यूक्लियस, आयरन के न्यूक्लियस की नहीं बात करें, आयरन की बल्क डेंसिटी, पूरे के पूरे एटम की डेंसिटी अगर देखी जाए तो पूरे बल्क डेंसिटी कम्स आउट टू इक्वल टू 700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. और यहाँ पे आप देखो न्यूक्लियस की डेंसिटी इज 2.3 इंटू 10 टू द पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. ठीक है, सो इफ़ वी द बल्क ऑफ दिस डेंसिटी इज़ नथिंग बट योर न्यूट्रॉन स्टार्स. जो न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं ना, सो दैट इज़ इसकी डेंसिटी, न्यूट्रॉन स्टार्स की डेंसिटी हमारी इतनी होती है. ठीक है,
So from the bulk material it is almost 10 to the power 13 times more magnitude than your bulk material, ठीक है, your न्यूट्रॉन की आपकी न्यूक्लियस की डेंसिटी, ठीक है, दिस न्यूक्लियस की डेंसिटी, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। सो कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इंट्रैक्शन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक रिपल्शन बिटवीन द टू न्यूक्लियाई ऑफ योर कार्बन दिस व्हेन दे टच ईच अदर, ठीक है, ये इस तरीके से टच कर रहे हैं दो न्यूक्लियाई, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ आर, जो रेडियस होगा 2 टाइम्स ऑफ आर, ठीक है। देन वी कैन फाइंड आउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होगा आपका, के Q1 Q2, ये दोनों सेम होंगे Q1 Q2, ठीक है, डिवाइडेड बाई, बिकॉज इन दोनों का सेम है मेरा चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज 6 है, डिवाइडेड बाय आर को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ डी, सॉरी ये डी होगा, दैट इज वी कैन राइट इट एंड 2 टाइम्स ऑफ आर, ठीक है। तो विल पुट दैट वैल्यूज। आर हमारा होता है आर नॉट e⁻⁴, आर नॉट हो गया आपका 1.2 फेम्टोमीटर, और आपका ए कितना हो गया इसमें, टोटल 12 है मेरे, 12⁻⁴, ये अप्रॉक्सीमेटली कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2.75। नाउ इन दोनों के बीच में, दोनों न्यूक्लियस के बीच में सेपरेशन इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ आर, दैट इज इक्वल टू डी। पोटेंशियल एनर्जी 1/4πε0 Q1 Q2, ये दोनों सेम है, दैट इज नथिंग बट 6 ओनली, तो 6 इंटू इसका 6 इंटू ई चार्ज आ जाएगा 1.6 इंटू -19 स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये आपका डी आ गया, ठीक है। दिस इज योर डी 2 टाइम्स ऑफ दिस, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ दिस। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू, आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी कम्स आउट टू बी इक्वल टू 9.39 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है, दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी, राइट। नाउ विल सी द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। सो बेसिकली बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है हमारी, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, इसको अगर हम डिफाइन करें डेफिनेशन के टर्म्स में है, इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली डिसअसेंबल योर न्यूक्लियस इनटू द कंस्टिट्यूएंट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, एंड इट इज़ द अल्टीमेट मेजर ऑफ योर हाउ स्टेबल इज़ योर न्यूक्लियस, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब है कि आपके जितना ये न्यूक्लियस है, इट इज़ मेड अप ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन से बना हुआ, मैंने इन सबको हटा दिया, इन सबको दूर दूर रख दिया, उसको हटाने में पूरे में मेरे को कितनी एनर्जी लगेगी, दैट इज़ व्हाट माई न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है, दैट इज़ व्हाट माई बाइंडिंग एनर्जी। तो अब इसको लाने में, सपोज फॉर इंस्टेंस ये वेल का एजम्पशन ले लो, तो इसको मैंने ये वाली कंडीशन जो आई है मेरी, ये वाली कंडीशन आई है, तो इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में जितनी एनर्जी इसने लूज़ करी होगी, ठीक है, जितनी एनर्जी इसने लूज़ करी होगी उतनी ही मेरे को इसको एनर्जी देनी पड़ेगी इसको वापस यहाँ तक लाने में, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी का मतलब है कि अभी ये यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, दैट इज इट्स नेगेटिव बाइंडिंग एनर्जी, मतलब कि दिस इज लाइक इन दिस स्टेट, तो विल टेक इट लाइक अ वेल, ठीक है, ये अभी यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में, दैट मीन्स आई हैव टू टेक देम टू जीरो एनर्जी, ठीक है। अब ये नेगेटिव एनर्जी में विल टू टेक देम टू जीरो एनर्जी, यहाँ से यहाँ तक ले जाने में हाउ मच इज द एनर्जी रिक्वायर्ड, दैट इज व्हाट योर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। सो लाइक हमने जैसे इलेक्ट्रॉन वेल में देखा था, यहाँ पे इसी तरीके से वेल का ही यू कैन टेक द एनालॉजी ऑफ इट, ठीक है। So it depends, it is your ultimate measure for your how stable is your nucleus, जितनी ज़्यादा आपकी बाइंडिंग एनर्जी होगी, दैट मीन्स उतना आपको एनर्जी देनी पड़ेगी इसको दूर भेजने के लिए, दैट मीन्स वो उतना ये वेल के अंदर होगा, दैट मीन्स इट इज़ हैविंग इट इज़ मोर स्टेबल, ठीक है, जितना ही अंदर होगा इट इज़ मोर स्टेबल, एक ये हो गया देन एक ये हो गया, तो जितना ही वेल के अंदर होगा तो दिस इज़ मोर स्टेबल, बिकॉज यहाँ पे इसको सेपरेट आउट करने के लिए यू नीड टू प्रोवाइड मोर एनर्जी, ठीक है। तो दैट इज़ अल्टीमेट मेजर फॉर योर हाउ स्टेबल इज योर न्यूक्लियस। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर मीन्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, तो आपकी स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस के बीच में ना हमेशा देयर इज अ टग ऑफ वॉर, एज आई हैव टोल्ड यू, बिटवीन योर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड योर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, ठीक है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स तो आपको टोटल नेगेटिव, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अप टू सर्टेन डिस्टेंस, हमने देखा था ना, जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस होती हैं वो अप टू सर्टेन डिस्टेंस रहती है, तो अप टू सर्टेन डिस्टेंस जितना न्यूक्लियस मेरा बन पाता है, ठीक है, जितना मेरा न्यूक्लियस बन पाता है, अप टू दैट there is the strong nuclear force is greater than your electrostatic forces, then in that case आपका जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी होती है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस न्यूक्लियस कम्स आउट टू बी नेगेटिव, दैट मीन्स दे आर इन द बाइंडिंग स्टेट, ठीक है। अब मेरे को इतनी ही इसको एनर्जी देनी है टू मेक इट अनबाउंड, ठीक है, दैट इज़ व्हाट द बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। अब इसको स्टेबिलिटी के अंदर क्या होता है, देयर इज ऑलवेज अ टग ऑफ वॉर, बिकॉज ये आपका पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो रिपेल करने की कोशिश करेगा, बट यहाँ पे मेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, वो ये आपस में अट्रैक्ट भी कर रही हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, तो यहाँ पे आपका देयर इज ऑलवेज अ टग ऑफ वॉर। स्टेबिलिटी का मतलब इसमें हमेशा टग ऑफ वॉर चलेगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कोलम्बियन फोर्स के बीच में एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस के बीच में, ठीक है। तो नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होगी आपकी प्रोटॉन पे लगेगी, दिस इज अ रिपल्सिव फोर्स एंड दिस इज पॉजिटिवली ऑन द पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स इफ दे वांटेड टू पुश द न्यूक्लियस अपार्ट, ठीक है, दे वांटेड टू पुश द न्यूक्लियस अपार्ट एंड इट इज़ अ लॉन्ग रेंज फोर्स एंड इट गेट वीकर विद द डिस्टेंस एज द डिस्टेंस इंक्रीजेस, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू गेट ट्रूली डिसअपियर्स, ये पूरी तरीके से जीरो नहीं होगी बट डिक्रीज करती जाएगी एज द डिस्टेंस इंक्रीजेस। प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा दिस फोर्स इज गोइंग टू गेट डिक्रीज। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इस तरीके से इसका ग्राफ आएगा, जैसे जैसे न्यूक्लियर सेपरेशन डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ठीक है, इनिशियली इट विल बी क्वाइट हायर, जैसे जैसे
बढ़ता जाएगा इट विल गेट ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो, ठीक है, धीरे धीरे जाके इट विल ऑलमोस्ट गेट इक्वल टू जीरो। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है? दिस इज एन अट्रैक्टिव फोर्स विच एक्ट्स ऑन बिटवीन ऑल द न्यूक्लियंस। हमने देखा था पॉजिटिव आपका प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सबके बीच में लगती है ये, ठीक है। इट इज़ इनक्रेडिबली पावरफुल बट द प्रॉब्लम इज इट इज़ शॉर्ट रेंज, ठीक है। सो इट ड्रॉप्स डाउन टू जीरो इंस्टेंटली इफ द न्यूक्लियस मूव अवे फ्रॉम अवे इफ दे मूव अवे मोर देन द फ्यू फेम्टोमीटर्स अपार्ट। थोड़े से भी ये दूर चले जाएंगे, ठीक है। सो फॉर इंस्टेंस अगर ये थोड़े से भी ये न्यूक्लियस दूर हो गए देन इट विल सडनली ड्रॉप डाउन टू जीरो, ठीक है। बट ये जीरो नहीं होती हमारी, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दिस वी हैव अ स्वीट स्पॉट बनता है हमारा इतने रीजन में कि वेयर योर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज मोर देन योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। बस इतने ही रीजन में योर न्यूक्लियस इज स्टेबल, ठीक है। इतने ही रीजन में योर न्यूक्लियस इज स्टेबल व्हेन योर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज ग्रेटर देन योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। नाउ अब देखते हैं वो रीजन क्या क्या है। एक तो हो जाएगा हमारा ये वाला रीजन, ठीक है, विच इज इफ यू टेक इट 0.8, तो वन रीजन इज वेयर योर आर रेडियस ऑफ दिस सेपरेशन न्यूक्लियर सेपरेशन इज लेस देन 0.8 फेम्टोमीटर। इफ द न्यूक्लियंस गेट टू क्लोज, ठीक है, अगर न्यूक्लियन बहुत क्लोज आ जाएंगे देयर विल बी देर विल बी ए स्ट्रॉन्ग एक्चुअली जो आपकी अट्रैक्टिव फोर्स होती है दैट विल एक्चुअली बिकम रिपल्सिव, सो दैट यहाँ तक तो आपकी अट्रैक्टिव फोर्स रहती है, ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स। जैसे ये स्ट्रॉन्ग पास आने लगे ना 0.8 फेम्टोमीटर से, इट विल गेट रिपल्सिव। आपकी न्यूक्लियर फोर्स जो अट्रैक्टिव होती थी वो रिपल्सिव हो जाएगी। अदरवाइज अगर यहाँ पे भी अट्रैक्टिव होगी तो दे विल गेट मर्ज इनटू वन, ठीक है, दे विल गेट मर्ज इनटू वन एंड दे विल गेट ओवरलैप। सो टू जस्ट टू प्रिवेंट the nucleus from collapsing into a single point, so that's why it got repelled of less than 0.8 femtometer के से कम पे, तो it is a repulsive core। सेकेंड रीजन यहाँ से यहाँ तक का हमारा, ठीक है, दैट इज 0.8 फेम्टोमीटर से 2.5 फेम्टोमीटर। दिस इज माई अट्रैक्टिव वेल, ठीक है। यहाँ पे मेरी नेगेटिव एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी मेरी ये आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पॉजिटिव हो गई, बट आपकी जो ये वाली एनर्जी है आपकी दैट इज नेगेटिव, सो ओवरऑल एनर्जी कम्स आउट टू बी नेगेटिव। ओवरऑल एनर्जी मेरी नेगेटिव होती है इसमें, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ये है और ये आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आपकी जहाँ पे ज़्यादा है नेगेटिव, सो ओवरऑल एनर्जी आपकी यहाँ पे इतनी ये नेगेटिव एनर्जी आ जाएगी आपकी, ठीक है, इतनी आपकी ये नेगेटिव एनर्जी यहाँ पे आ जाएगी। सो इस तरीके से आपकी इस तरीके से अगर इसमें से माइनस करेंगे तो इस तरीके से आपकी ये इतने पोर्शन में आपकी ये नेगेटिव एनर्जी आ जाएगी। तो दिस नेगेटिव एनर्जी इज़ द बाइंडिंग एनर्जी, जहाँ पे आपका दिस इज़ अ स्वीट स्पॉट हियर ऑल द अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन योर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन एंड इट क्रिएट्स अ डीप पोटेंशियल वेल, ठीक है, इट क्रिएट अ डीप पोटेंशियल वेल वेयर ऑल द न्यूक्लियंस आर बीन ट्रैप्ड एंड दिस इज व्हाट द कीप द न्यूक्लियस टुगेदर, ठीक है। नाउ इतने डिस्टेंस से ज़्यादा ही जैसे आपके न्यूक्लियंस चले जाएंगे, ठीक है, देन दिस फोर्स वैनिशेस, ठीक है, ये वाली फोर्स वैनिश कर जाएगी, बट यहाँ पे ये वाली फोर्स कुछ ना कुछ रहेगी, दैट इज कीप ऑन मेकिंग द न्यूक्लियस अनस्टेबल, ठीक है। बियॉन्ड दिस डिस्टेंस द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स फॉल्स टू जीरो, हाउएवर द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन जो रहेगी वो आपकी इट विल स्टिल परसिस्ट, दैट इज़ वाई द न्यूक्लियस कैन नॉट इनफाइनेटली लार्ज। इसी वजह से न्यूक्लियस कभी इनफाइनेटली लार्ज नहीं हो पाता, बिकॉज योर attractive force will get zero and then your repulsive force started overtaking it, ठीक है। if the nucleus will get too big then your proton on the other side, if the nucleus जो होगा अगर आपका बड़ा हो गया then your proton on the other side are too far apart and the strong force then the protons on the other sides are too far apart so that the strong आपकी जो strong nuclear force है that is too far to hold them, ठीक है, but they will still feel the electrostatic repulsion, so that's why they will fly apart, जैसे जैसे आप दूर होते जाओगे ये प्रोटॉन हो गए, ठीक है, ये पूरा का पूरा न्यूक्लियस हो गया, अगर ये पूरा का पूरा न्यूक्लियस हो गया, ये वाले जो मेरे दूर वाले हैं ये वाले, इन दोनों के बीच में न्यूक्लियर फोर्स तो होगी नहीं, बिकॉज ये इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नहीं है, बट इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन तो है ही, तो बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इन दोनों के बीच में, सो दैट इज़ वाई योर न्यूक्लियस विल नेवर गेट सो बिग, ठीक है। नाउ अब ये जो बाइंडिंग एनर्जी आती है अब इसको क्वांटिफाई किस तरीके से करेंगे हम, ठीक है। ये जो बाइंडिंग एनर्जी हमारी आई है, हाउ वी आर गोइंग टू क्वांटिफाई इट। अब ये तो समझ में आ गया हमारे को इंट्यूटिवली कि देयर इज अ टग ऑफ वार गोइंग ऑन एंड योर न्यूक्लियर फोर्सेस आर विनिंग अप टू अ स्मॉल डिस्टेंस, और एक पर्टिकुलर डिस्टेंसेस के बीच में योर न्यूक्लियर फोर्सेस आर विनिंग, बट हाउ यू क्वांटिफाई दैट बाइंडिंग एनर्जी। सो दैट बाइंडिंग एनर्जी कम्स फ्रॉम द मास डिफेक्ट, ठीक है। मास डिफेक्ट क्या होता है कि जब भी आपके मास डिफेक्ट क्या हमने देखने को मिलता है, हमने देखा था ना फर्स्ट स्लाइड में कि मास डिफेक्ट हमारे को देखने को मिलता है कि मास ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ योर एटम
इज लेस देन, तो आपका पूरे के पूरे इसका अगर मैं मास देखूँ, द मास ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द एटम इज लेस देन सम ऑफ द मास। अगर मैं इन सबके इंडिविजुअल मासेस को ऐड करूँ, तो इन सबके अगर मैं इंडिविजुअल मास को जब मैं ऐड करूँगा, दैट मास कम्स आउट टू बी मोर देन द मास ऑफ दिस। दैट मीन्स कि जो ओवरऑल मास ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ एटम है, दैट इज लेस देन द मास ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। दैट मीन्स देयर इज अ मास डिफेक्ट। वो जो मास है, दैट मास गॉट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज हेल्पिंग देम इन बाइंडिंग ऑल दिस, दैट एनर्जी इज बीन हेल्पिंग देम इन दिस बाइंडिंग। ठीक है, सो इफ यू टेक इट लाइक if you put this take this example, okay, if you put this into this well, so now coming down into this well, that means it releases some of this energy. Okay, that energy is nothing but that energy is a cost that you paid to bring it to this stability level. Okay, so now you have to provide this much energy to bring it out up to this level. Okay, so ये जो यहाँ पे ये है, this is what we call the binding energy. ठीक है, this is what we call the binding energy. ठीक है, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द मास डिफेक्ट। ठीक है, ये मास डिफेक्ट हमारा वी डोंट सी क्वाइट ऑफ्टन इन आर केमिकल रिएक्शन में हमें नहीं देखने को मिलता, बट न्यूक्लियर रिएक्शन में हमारे को होता बहुत छोटा है, बट इट इज़ क्वाइट कंसिडरेबल होता है मास डिफेक्ट, जिसकी वजह से आप यू कुड एबल टू सी द यू कुड क्वान्टिफाई द बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, किस तरीके से आपके न्यूक्लियर कंस्टिट्यूएंट बाइंड अप हुए हैं। ठीक है, तो इफ़ यू सी यहाँ पे एग्जांपल में देखते हैं, अगर हमारे पास हीलियम है, इफ़ यू आर हैविंग द हीलियम 4 एंड इसके नंबर ऑफ न्यूक्लियंस 2, और ये हीलियम है, हीलियम एटम जो है 2 प्रोटॉन हो गए 2 न्यूट्रॉन हो गए। इन दोनों के इंडिविजुअल को अगर हम कंस्टिट्यूएंट्स के अगर हम मास देखें, तो 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन का मास हो गया, 2 टाइम्स ऑफ न्यूट्रॉन का मास हो गया, दैट कम्स आउट टू बी दिस। और मैं अगर हीलियम का ओवरऑल मास देखूँ, दैट मास कम्स आउट टू बी दिस। इफ़ यू सी देयर इज अ मास डिफेक्ट है। ठीक है, इन दोनों में अगर कंपेयर करें, देयर इज अ मास डिफेक्ट। इसका मास ज़्यादा है मेरे इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट्स का, और जो ओवरऑल इसका मास है दैट इज लेस। नाउ बिकॉज ऑफ दिस डेल्टा एम आई विल बी सीइंग माई एनर्जी, द एनर्जी विल बी देयर, दैट इज बीन गिवन बाय द फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। ठीक है, दैट इज माई बाइंडिंग एनर्जी। तो डेल्टा एम दिस मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर अगर हम करेंगे, तो हेयर वी आर गोइंग टू सी दिस इज आवर मास डिफेक्ट। सो दिस delta m is the mass loss that got converted into energy to and form a stable nucleus. ठीक है, this energy is nothing but this is holding the our nucleons together, and this is what we call the binding energy. तो energy comes out to be equal to delta m c square. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो न्यूक्लियस है प्लस बाइंडिंग एनर्जी अगर हम इसको दें, ठीक है, या तो ये सेपरेट है। ठीक है, इन सारे सेपरेट को अगर मेरे को इसको इस तरीके से जोड़ना है, तो आई हैव टू बाइंडिंग एनर्जी नीड्स टू बी रिलीज फ्रॉम एयर। ठीक है, तो नेगेटिव बाइंडिंग एनर्जी होनी चाहिए यहाँ पे। अगर मेरे को ये इस कन्फिग्रेशन में है, देन आई हैव टू गिव द बाइंडिंग एनर्जी टू इट सो दैट इट कुड बी सेपरेटेड आउट लाइक दिस। ठीक है, ये सारे सेपरेट आउट हो जाएं। ठीक है, सो बट यहाँ पे अगर हम सेपरेट आउट करेंगे, तो हम देखेंगे इनका जो मास आएगा, दैट मास विल बी ग्रेटर देन इसका जो मास होगा। तो वो जो मास डिफेक्ट होगा, दैट मास डिफेक्ट इज गोइंग टू गिव अस द बाइंडिंग एनर्जी। और मास डिफेक्ट किस तरीके से निकालेंगे हम, तो यहाँ पे अगर हम करें तो मास ऑफ योर प्रोटॉन कितने हो गए, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस में से z इज़ योर प्रोटॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, प्लस a माइनस z इज़ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, एंड इफ़ यू माइनस दिस विद द मास ऑफ योर दिस स्मॉल न्यूक्लियस, इसके मास से माइनस करेंगे, देन फ्रॉम देयर यू विल गेट द मास डिफेक्ट जो भी आएगा यहाँ पे डेल्टा एम। इफ यू मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर यू विल गेट द एनर्जी, एंड दिस एनर्जी व्हाट वी कॉल द बाइंडिंग एनर्जी, राइट। ठीक है, now we'll see this last concept, which is our mass energy equivalence. So mass energy equivalence is nothing but so इसमें भी जैसे हमने बताया था कि मास एनर्जी इज़ एसेंशियली द सेम थिंग। ठीक है, मास एनर्जी अभी तक हम लोग मास एनर्जी को डिफरेंट लेके आते थे, बट दे आर एसेंशियली द सेम थिंग, दे आर जस्ट एक्सप्रेस डिफरेंटली। ठीक है, एंड दिस इज बीन फेमसली बीन लिंक्ड विद द आइंस्टाइन इक्वेशन E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होता है हमारा इन एवरीडे लाइफ, जैसे कि मैंने बताया था, इन एवरीडे लाइफ वेदर यू आर बर्निंग अ कोल और लाइटनिंग अ कैंडल, दीज आर ऑल द केमिकल रिएक्शन। इन दिस द एनर्जी कम्स फ्रॉम द when your chemical bonds comes from the chemical bond between the atoms, ये जो मास चेंज होता है in those reaction is so small that is undetectable. बट न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या होता है, व्हेन योर एनर्जी चेंजेस आर सो मैसिव एंड द मास चेंज बिकम मेजरेबल एंड सिग्निफिकेंट, तो यहाँ पे क्या होता है मास डिफेक्ट आता है डेल्टा एम। तो दैट मीन्स पार्ट ऑफ मास ऑफ योर पार्ट्स, दैट मीन्स इंडिविजुअल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से जो मेकअप न्यूक्लियस बनता है उन सबको सम करेंगे, और मास ऐसे होल अगर आप लेते पूरे स्टेबल न्यूक्लियस का, दैट इज ऑलवेज लाइटर, ये हमेशा लाइटर होता है देन द सम पार्ट। ये जो लॉस इन मास होता है दैट इज डेल्टा एम, दैट इज नथिंग बट डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट इज इक्वल टू योर बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, सो मास एनर्जी इक्विवेलेंस हमारा कहता है कि जब मास एनर्जी आर एसेंशियली द सेम थिंग, सो दैट इज जस्ट डिफरेंट एक्सप्रेशन, और उनको इन to put them into the equation we'll do it like E is equal to mc square, and this phenomena we have seen it useful in our binding energy. ठीक है, we'll see कि how much is the energy will be there for a
फॉर अ कन्वर्जन फॉर अ मास डिफेक्ट ऑफ 1 एटॉमिक मास यूनिट. 1 एटॉमिक मास यूनिट में दिस मच इज माई मास 1.66 इंटू 10⁻⁻27. तो डेल्टा ई इज इक्वल टू दिस इज योर डेल्टा एम सी स्क्वायर. ठीक है, अगर मैं इसको डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकालते हैं तो डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 किया. सो दिस इज माई 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, तो विल रिमेंबर दिस थिंग बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज इट क्वाइट ऑफ्टन इन आवर न्यूमेरिकल्स. 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज योर एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी व्हेन 1 AMU ऑफ द मास इज बीन लॉस्ट. ठीक है, तो हम आगे क्वेश्चंस में देखेंगे. वी आर गोइंग टू फाइंड आउट के डेल्टा एम निकालेंगे 1 AMU के टर्म्स में एंड देन विल मल्टीप्लाई इट विद दिस 931 टू गेट आवर एनर्जी. ठीक है, तो विल रिमेंबर दिस थिंग राइट. सो यहाँ पे एक इसकी इलस्ट्रेशन देख लेते हैं. द मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप इज हीलियम. दिस इज हीलियम 42 न्यूक्लियस हुज मास इज दिस मच. फ्रॉम दिस न्यूक्लियस फाइंड द मास डिफेक्ट एंड द बाइंडिंग एनर्जी. मेरे को ये दे रखी है. तो मास डिफेक्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मास ऑफ 2 प्रोटॉन मास ऑफ 2 न्यूट्रॉन देखेंगे माइनस मास ऑफ माई टोटल जो हीलियम का है मेरा मास ऑफ हीलियम का है यहाँ पे दिस वन इज गिवन. ठीक है, नो mass of helium हाँ here it is given. mass of helium it's been given here. ठीक है, तो mass of helium में से माइनस कर देंगे. from there we are going to get the value of our delta m और delta m को c स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो we'll get the energy. ठीक है, so if you see कि 2 आपके प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है तो 2 mass of proton 2 mass of neutron माइनस mass of your helium. ठीक है, तो ये mass of your proton has been given this and mass of your neutron has been given this. you put this value. ठीक है, आप AMU में डाल दो. यहाँ पे हमने we just put it in terms of और किलोग्राम में डाल रखी है. ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हमारे को ये भी किलोग्राम में दे रखा है तो वी जस्ट कन्वर्टेड इट इनटू किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया. 1.66 इंटू 10⁻⁻23 से मल्टीप्लाई करके वी कन्वर्टेड इनटू किलोग्राम. तो फाइनली हमारे पास डेल्टा एम कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0.053 इंटू 10⁻⁻23 किलोग्राम इज द डेल्टा एम कम. नाउ एनर्जी कम्स आउट टू बी इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर. ठीक है, तो दिस इज डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर किया. ना यहाँ पे बिकॉज सी ऑलरेडी अपने आप में इतनी बड़ी वैल्यू होती है उसका सी स्क्वायर करेंगे तो और भी बड़ी वैल्यू आ जाती है. दैट्स वाई वी कुड एबल टू सी कि आपकी जो डेल्टा ई कम्स आउट टू बी क्वाइट कंसिडरेबल. ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे. हमारे पास आएगा 2.83 इंटू 10⁻7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड इफ यू डू इट इन द मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दैट कम्स आउट टू बी 28.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो इफ यू कंपेयर इट विद द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जब हम कर रहे थे एनर्जी ट्रांजिशन तो उससे इट इज़ 2 मिलियन टाइम्स मोर देन द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम. ठीक है, तो दिस मच इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी हमारी कम आउट टू बी दैट इज़ 28.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो दैट मीन्स अगर मेरे को यहाँ से एक प्रोटॉन हटाना है तो दिस मच 2 मिलियन टाइम्स मोर एनर्जी देनी पड़ेगी मेरे को देन मेरे को एक इलेक्ट्रॉन हटाने से. ठीक है, सो दैट्स वाई हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन मूविंग द इलेक्ट्रॉन इज़ क्वाइट ईजी. ठीक है, देन मूविंग द प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस. ठीक है, उसको निकालने के लिए दिस मच अमाउंट ऑफ द एनर्जी यू हैव टू गिव. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. अब आई विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑन द न्यूक्लियर फिजिक्स इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. राइट, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. ऑल राइट, थैंक यू.